Hello everyone, welcome to NetJRF Economics Simplified. So as part of our PYQ series, today we'll be taking up the next set of PYQs from the December 2025 paper. So let's get started. Okay, so the first question is basically asking you to find out the equilibrium level of income, right? अब आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया है एंड टैक्स रेट दिया हुआ है, राइट? आपको इनकम निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले यू मस्ट नो कि इनकम का फॉर्मूला क्या है, ओके? इनकम का फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस investment plus government expenditure. Okay, you understand that this is the formula which we are going to use in this particular question in order to find out the equilibrium level of income. Okay, अब आपको इसमें कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई है, राइट? अब आपको जो जो वैल्यूज दिए यू जस्ट हैव टू पुट इट इनटू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, सबसे पहले कंजम्पशन लिखेंगे हम. कंजम्पशन की क्या दी है? 100 प्लस 0.75 YD. YD क्या है? YD बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिस्पोजेबल इनकम. अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम इज बेसिकली द इनकम विच इज लेफ्ट व्हेन यू डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम योर इनकम. ठीक है, जो टोटल इनकम आ रही है उसमें से आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, राइट? तो जो टोटल टैक्स आप पे करते हो व्हेन यू डिडक्ट इट फ्रॉम योर इनकम, व्हाट इज लेफ्ट विद यू इज नोन एज योर डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, दिस इज अगेन अनदर फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल बी यूजिंग हियर. ठीक है, अब आपको बेसिकली इसमें हम यहीं पे इसको यूज भी कर लेते हैं, वट एवर यू विल बी रिक्वायर्ड टू हैव. अब इसमें आपको YD की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो अब आपको पता है कि इनकम यू हैव टू समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ये अननोन है, सो दैट रिमेन्स एज इट इज. अब टैक्स क्या है, राइट? टैक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. एंड हाउ डू यू डू दैट? अब क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा दैट यू आर ऑल्सो गिवन टैक्स रेट. ठीक है, अब देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू यूज आउट ऑफ दिस. अब वो आप कैसे यूज करोगे? आपका जो टोटल टैक्स होता है, हाउ डू यू गेट इट? When you multiply your income by the tax rate, that's how you get the total tax, right? Income में अगर आप tax rate को multiply करते हो, you get the total tax. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके you are going to get the value of your total tax and you put it here in order to find out कि disposable income की वैल्यू क्या है. ठीक है, let's do that. Income is our unknown, that's our unknown, it remains y. and t की वैल्यू हमको क्या दी है tax rate की? इट्स 0.2. ठीक है, तो आपका जो टैक्स है, टोटल टैक्स है, दैट कम्स आउट टू बी 0.2y. ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, व्हाट डू यू गेट? 0.8y. सो योर डिस्पोजेबल इनकम इज 0.8y. ओके, ये वाली चीज आप अपनी इस इक्वेशन में, जो आपकी मेन इक्वेशन है, उसमें आप पुट करोगे, राइट? अब बाकी चीजें क्या दी हैं आपको? इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट? इट्स 60. एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? इट्स 40. ठीक है, अब आप बस वैल्यूज को पुट करोगे इन द इक्वेशन. 100 प्लस 0.75 YD की वैल्यू व्हाट डिड वी फाइंड? 0.8y. ठीक है, प्लस 100. अब इससे क्या हुआ? बेसिकली योर इंटायर इक्वेशन has only one variable, one unknown variable left. पहले YD की वैल्यू भी थी, ठीक है, उसकी हमें डायरेक्टली तो उन्होंने दी नहीं थी वैल्यू. We had to calculate it using whatever things that were known to us, whatever variables were known to us. उनको यूज करके हमने YD की वैल्यू कैलकुलेट की and we put into this particular equation to get an equation which is in the form of only one unknown variable which is your income. ठीक है, अब आपको इनकम की वैल्यू निकालनी है. यू जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर वाई. नॉर्मली जब हम जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको. एंड व्हेन यू डू दैट यू विल गेट y इक्वल टू 500. आप इसको सॉल्व करोगे and you get the value of income equal to 500, which is your equilibrium level of income, the one that is asked in the question. So the right option is option 2. Okay, I hope you understood it. We'll move to the next question now.
ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ डिमांड फॉर लेबर बाय अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म. ठीक है, अब यहाँ पे आपका फैक्टर इनपुट्स से रिलेटेड है, जिसमें आपको अब VMP, VMPL एंड MRPL इन दो टर्म्स का यहाँ पे यूजेज है. सो यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट ये होते क्या है. ठीक है, तो अब VMPL क्या होता है? VMPL is basically the value of the marginal product of labor. ठीक है, तो it tells you the value of the extra output that is produced by the labor. ठीक है, so basically in other words you can say it is the price. ठीक है, तो अब ये you need to know कि VMPL का फॉर्मूला क्या होता है. VMPL is equal to MPL, the marginal product of labor, into the price. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. You need to know this, you need to remember this. अब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं. MRPL इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी. अब इसमें क्या है, इट बेसिकली टेल्स यू कि कितना एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू है वो आपके एडिशनल जो आपने लेबर हायर किया है उससे मिल रहा है. What additional revenue you are earning from the labor that you hiring, additional labor that you are hiring. ठीक है, तो यहाँ पे marginal revenue की बात हो जाती है, जो every extra labor से आपको मिल रहा है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? MRPL is equal to MPL, marginal product of labor, into the marginal revenue. ठीक है, this formula is again something that you need to remember. अब आपसे इस क्वेश्चन में बात की है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरलाइन बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि अगर जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, देन इन दैट केस यू मस्ट नो कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, P equal to MR equal to MC. ये आपने पढ़ा होगा when you read about different types of markets, different market structures, है ना. तो price equal to marginal revenue होता है when we talk about perfect competition. ठीक है, अब आप अगर equation 1 and ये equation 2 को देखो, in that equation, in both these equations, आपका दोनों में MPL जो है वो common है. MPL is constant, it remains the same for both the equations, right? What varies is P and MR. VMPL के केस में आपका प्राइस आ रहा है, and for the case of marginal revenue productivity you have marginal revenue. ठीक है, but in the case of perfect competition we are saying कि price is equal to marginal revenue. So in that sense, given all these three things, when you take them all in accumulation at the same time, you understand that VMPL is equal to MRPL, right? Your 1 will be equal to 2 in that case when we are talking about perfect competition, because under perfect competition your price is equal to marginal revenue, therefore your VMPL becomes equal to the marginal revenue productivity. Okay, but अगर हम imperfect competition की बात करने लग गए तो this particular thing would not hold true. ठीक है, वहां पे condition situation would be different, but under perfect competition this is what happens. VMPL equal to MRPL, which makes your second option the right answer. ठीक है, moving to the next one. Okay, so third वाले में अब हमसे natural monopoly के बारे में पूछा जा रहा है कि natural monopoly occurs when. So इस particular question को answer करने के लिए you need to have an understanding about natural monopoly, कि natural monopoly होता क्या है. ठीक है, तो अब natural monopoly, what is that? Let's understand it. Natural monopoly, it's basically a form of monopoly. Monopoly आपको पता है क्या होता है, right? You know that. अब natural monopoly में क्या होता है? There is a single firm who has the capability to meet the entire demand of the market. ठीक है, single firm has the ability to meet the entire demand of the market. Okay, अब ये why does that happen? Why does this happen? Because this particular firm is practicing economies of scale. अब economies of scale क्या होता है?
ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच यू मस्ट नो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि व्हेन यू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट एनीथिंग इन बल्क इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, जब आप किसी चीज को बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हो तो उसकी जो प्राइस होता है, जो कॉस्ट होता है, बेसिकली कॉस्ट कम होने लगती है। when you produce the output, when as you go on producing more and more of the output, the cost of the output, the cost that you have basically invested in producing that goes on decreasing, ठीक है, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो ये जो फर्म होता है अंडर द केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली, दिस पर्टिकुलर फर्म इज प्रैक्टिसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोग्रेसिवली कम होती जाती है, ठीक है। अब जब वो कम हो रही है उसकी कॉस्ट, तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर फर्म इज गोइंग टू बी मोर कंपेटिटिव इन द मार्केट, राइट, व्हेन कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द फर्म्स, ठीक है। अब ये जो नेचुरल मोनोपोली की जो सिचुएशन होती है, दिस मोस्टली हैपन्स इन सर्टेन काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, नॉट इन द केस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जहां पे नेचुरल मोनोपोली होल्ड करता है, जनरली अराइज होता है। सो व्हाट आर दोज इंडस्ट्रीज? द इंडस्ट्रीज इन विच आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हाई है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई। और ये फिक्स कॉस्ट जनरली हाई किस केस में होती है? इट जनरली हैपेंस इन द केस ऑफ सर्टेन यूटिलिटी फंक्शंस, या राइट, यूटिलिटीज, कुछ यूटिलिटीज होती हैं लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, देन यू हैव ऑयल, यू हैव वाटर, बेसिकली not oil per se, let's say it's gas, right? Okay, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, तो ये आपके यूटिलिटी फंक्शंस की कैटेगरी में सारी चीजें आ जाती हैं। अब इन पर्टिकुलर जो फंक्शंस है, पर्टिकुलर यूटिलिटीज है, इनकी जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, right? Not all the players within the market are able to meet this kind of investment की demand, okay? So in that case only some firms are able to do that, and those firms are the ones which actually are categorized as natural monopoly, ठीक है? And they have the ability to meet the entire demand of the market. अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि when we are talking about natural monopoly, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन की, बी इट एनी काइंड ऑफ मोनोपोली। आपको पता है इन एनी काइंड ऑफ मोनोपोली गवर्नमेंट रेगुलेशन का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज जब आप मोनोपोली की बात कर रहे हो तो इट्स अंडरस्टूड कि वहां पे सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर वुड हैपन, राइट, बिकॉज मोनोपोली में सिंगल सेलर है, तो उनके पास एक सॉर्ट ऑफ उनके पास एक लेवरेज होती है that they are able to charge the price that they are willing to charge, they want to charge, and the buyers, they don't have a choice because there is a single seller, they have to buy the product from that particular seller only, ठीक है, तो वहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। So in that case government's role becomes extremely important in order to put certain curbs on the price that particular industry or the firm is charging, ठीक है। So this is all that you need to know about natural monopoly in order to be able to answer this particular question. अब आप statements को पढ़ो। What does the first one say? Average cost keeps on rising with increase in output over the relevant range of output. अब आप बताओ, does that happen? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या हो रहा है? जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो एवरेज कॉस्ट है, वो आपकी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, राइट? तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड वन सेज एवरेज कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद इंक्रीज इन आउटपुट ओवर द रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट, ये भी नहीं हो रहा है, डजंट रिमेन कॉन्स्टेंट। Average cost first decreases then rises with increase in output, ये भी नहीं हो रहा। I told you it's decreasing continuously, right? Economies of scale में this is what happens. And the fourth one says average cost keeps on decreasing with increase in output over the relevant range of output, and that's the answer, that's the option that we are basically looking for, ठीक है? So fourth option is the correct answer for this particular question. We move to the next.
So this particular question is saying that recently inflation rates have trended downward and approaching steadily central bank target levels. In this context, which of the following are correct? So अब आपको पता है कि central bank, that is RBI, अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपने पढ़ा होगा. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेंज दी थी. ये रेंज भी आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज दैट रेंज? मैं आपको बता रही हूँ 4+-2%. ठीक है. अब आपकी इन्फ्लेशन अगर इस रेंज में रहती है देन इन दैट केस दैट्स अ सेफ रेंज बेसिकली. अगर इस रेंज से नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है देन इन दैट केस द आरबीआई इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, राइट? देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न बेसिकली. तो इस रेंज में अगर आपकी इन्फ्लेशन रहती है देन इट्स परफेक्टली फाइन एंड दिस इज व्हाट वाज गिवन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. आरबीआई इसी रेंज को फॉलो करती है. ठीक है. तो अब आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, इट्स ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स. अब आपको बताना है व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर इट. आपको ऑप्शंस दिए, फ्रॉम देम यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इनमें से किन किन रीजंस की वजह से हो रही है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? सप्लाई चेन्स आर अडॉप्टिंग द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, राइट? दिस इज द राइट आंसर. व्हाई? बिकॉज जब सप्लाई चेन्स आपकी हैं, अल्टीमेटली आपका सप्लाई और डिमांड की ही जो इक्विलिब्रियम है या उनके जो बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन कितनी होगी. सो इफ योर सप्लाई चेन्स आर अडॉप्टिंग द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इट मीन्स कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो रहा है, राइट? आपकी जो ओवरऑल जो सप्लाई चेन्स है या प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसी आ रही है, राइट? जब आपकी एफिशिएंट हो रहा है पूरा प्रोसेस तो उससे आपकी डेफिनेटली कॉस्ट कम होएगी. एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, स्मूदर प्रोडक्शन, समथिंग दैट इज मोर प्रिडिक्टेबल. जब आपकी सप्लाई चेन्स इजीली उन चीजों को अडॉप्ट कर रही हैं, उससे एडजस्ट कर पा रही हैं, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कम होएगी उन चीजों की वजह से. देन इन दैट केस योर ए ऑप्शन इज अ करेक्ट वन. ठीक है. आपको समझ आया? उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होएगी. ओके. योर ऑप्शन बी सेज ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी. अब ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? If you do not understand easing या tighter monetary policy, you won't be able to answer it. तो आपको clarity होनी चाहिए कि easing monetary policy का क्या मतलब होता है. So when we talk about easing monetary policy, we basically say that the rate of interest, जो rate of interest है उसको कम किया जा रहा है. ठीक है. अब ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक बेसिकली वांट्स कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो. ठीक है. जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है दैट मीन्स कि आपके लोन्स जो हैं, राइट, आपका जो क्रेडिट जो है वो चीपर हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट दैट आई हैव टू पे इफ आई टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक इट वुड बी लो. For me, it would be more advisable to take the loan at that particular time when the monetary policy is easing monetary policy, right? Rate of interest जब कम है तो इस केस में क्या होगा? When it's cheaper to take loans, when the rate of interest is low, obviously I'll take more of loans. The people in the economy are going to demand more of the loans. उससे क्या होगा? मनी सप्लाई आपका इंक्रीज होगा and when money supply is increasing, your inflation also increases. You understand that? Inflation ultimately money supply की वजह से ही हो रहा है. So money supply अगर इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है तो आपकी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाएगी. So but in this particular question आपने नोट करना है कि यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड की बात हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है. But when we talk about easing monetary policy, आपकी जो इन्फ्लेशन है इसमें इंक्रीज होगी because the money supply is increasing, right? So in that case this option is incorrect. Okay? अब आप C वाला देखोगे. When we talk about C, उसमें आपकी बात की गई है टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की. टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी. इसमें क्या है? आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया जाता है. When rate of interest is being increased, आपके लोन्स जो है वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे. When the loans are expensive, obviously the people are not going to demand them, and when the demand for them is low, obviously money supply भी कम है. मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में कम हो गया एंड अल्टीमेटली आपकी इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी. ठीक है. इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में आ जाएगी. सो इन दैट सेंस योर सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. अब डी की बात करेंगे. इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई. तो जब आपका एग्रीगेट डिमांड
aggregate demand is greater, increase in aggregate demand is more than increase in aggregate supply. अगर aggregate demand आपका aggregate supply से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगी, आपको पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तब भी होती है व्हेन द डिमांड ऑफ द एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हायर देन इट्स सप्लाई, ठीक है, तो उससे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, द सप्लाई इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड एंड व्हेन दिस हैपन, जो भी लिमिटेड आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड प्रोड्यूस है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाती है, एंड व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग अल्टीमेटली आपकी इन्फ्लेशन भी हो रही है ना, आपको समझ आ गया ये चीज, व्हेन द डिमांड इज हाई एंड द सप्लाई इज लो, देन इन दैट केस प्राइसेस वुड इंक्रीज एंड देयरफॉर इन्फ्लेशन वुड आल्सो इंक्रीज, राइट। तो आपका डी भी गलत हो गया, बिकॉज वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द इन्फ्लेशन, राइट। तो इससे आप क्या, व्हाट ऑप्शंस डू यू फाइंड आर द करेक्ट वंस? योर ए इज करेक्ट एंड योर सी इज करेक्ट, व्हिच मेक्स योर थर्ड ऑप्शन द राइट आंसर, ठीक है, ओके। Now your next question is you have to basically tell कि आपका जो term money है ये कौन सी language से derive किया गया है. So this is something that we study in money and banking में हम पढ़ते हैं ये वाला concept. तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब there is no explanation for it, ये आपको बस याद करना है. ये Latin language से आया, ठीक है. Latin language से money जो term है वो derive किया गया है. So your second option is the correct one. ये आपको याद रखना है, okay? राइट, नाउ वी कम टू बेसिकली आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी के बारे में बताना है. यू हैव बीन गिवन अ डिमांड फंक्शन, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन एट प्राइस p इक्वल टू 5, ठीक है. तो अब आपको सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए. दैट्स हाउ ओनली you will be able to answer this particular question. So what is it? dq by dp इंटू पी बाय क्यू, ये आपको याद रखना है, ओके. ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ठीक है. अब आपको क्यू की क्या वैल्यू दी गई है? क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस पी स्क्वायर, ओके, एंड पी की वैल्यू क्या है? द प्राइस एट विच यू हैव टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी, दैट्स पी इक्वल टू 5, ओके. अब यहाँ पे आई एम पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ पी, because when you put in the value of q over here, you will be required to get the value of q when p equal to 5, okay. तो अब यहाँ पे डालो आप p is equal to 5 and यहाँ पे 5 square, you do it 100 minus this will give you you will get 30 here, that makes 70, ठीक है. q की वैल्यू आपको 70 मिल गई. now you put it, सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, ओके. तो आप यहाँ पे q की वैल्यू डालो जो आपको दी गई है फंक्शन 100 minus p square, you have to differentiate it with respect to p and then you write p by q. So p is आपका 5 and your q is 70, okay. अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा. what you get is -1 and then you get -2, okay. इसको आप अगर रिड्यूस करो, what do you get? You get 14 here, okay. So this is what your answer is. अब इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पे आप p की वैल्यू डाल दोगे. You know what p is? p is equal to 5. You put that value here, -1 minus, if you put 5 here, 5 2s are 10 you get here, and what's left is -11 by 14. That's your elasticity, okay. You can convert it into decimal form also, and if you do that, what answer do you get then? You just have to solve for it and you get minus 0.7857, ठीक है. I'm writing it here again, minus 0.7857. That's what you get, ठीक है. अब आपको इसको देख के clearly समझ आ रहा है that this particular thing is less than 1, right? And in any case it is negative value है, तो आपको पता है this is less than 1, right? तो और आपको क्वेश्चन में किस फॉर्म में आंसर पूछा गया है, वेदर योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और इनफाइनाइटली इलास्टिक. अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? व्हेन इट्स लेस देन 1, व्हेन योर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ऑफ कोर्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक,
जब आपका लेस देन 1 है इलास्टिसिटी, देन इन दैट केस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी इनइलास्टिक। अब इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है? What does inelastic mean? Inelastic basically inelastic demand means that even if your price is changing, no matter what your price is, how it is changing, आपकी जो demand है वो ज़्यादा change नहीं होएगी। Your change in demand is not going to be as much as the change in price। ठीक है, आपका अब जैसे आपके जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, उनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है, राइट। उनके प्राइसेस कितने भी इंक्रीज हुए या फ्लक्चुएट हुए, आपकी उनकी डिमांड कम नहीं होगी। जैसे आपकी मेडिसिन हो गई, राइट, एसेंशियल मेडिसिन हो गई, तो उन चीज़ों में आपकी डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो उनको हम इनइलास्टिक कहते हैं। एंड दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका आंसर आया है, दिस टेल्स यू कि आपके इसकी फंक्शन की इनइलास्टिक डिमांड है एट प्राइस इक्वल टू 5। ठीक है, सो योर ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज 2, इनइलास्टिक। ओके, नाउ वी मूव टू असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब आप असर्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। When everyone trades in the competitive marketplace, all mutually beneficial trades are completed and the resulting equilibrium allocation of resources are economically efficient. So this is a right statement. कैसे? ये जो बात की जा रही है, ये somewhere or the other एक Pareto efficient जो सिचुएशन है उसके बारे में बता रहा है। What is it saying? When everyone trades in the competitive marketplace, all mutually beneficial trades are completed and the resulting equilibrium allocation of resources are economically efficient. Pareto efficient में क्या होता है? Nobody can be made better off without making someone else worse off. तो यहाँ पे क्या है? Mutually beneficial trade है, right? Mutually beneficial trade for everyone. ठीक है, और आपका जो आउटपुट है, जो आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, दैट इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट, राइट। और आपकी जो मार्केट प्लेस भी है, दैट्स कंपेटिटिव, सो यू हैव सर्टेन पैरामीटर्स व्हिच आर बीइंग फुलफिल्ड। एक आइडियल मार्केट सिचुएशन की बात हो रही है। सो इन दैट केस योर इंटायर मार्केट सिनेरियो टर्न्स आउट टू बी एफिशिएंट एंड योर ट्रेड इज mutually beneficial for all the players who are engaged in that. So in that sense your assertion statement is correct. ठीक है, अब रीजन की बात करेंगे। Even if a trade from an inefficient allocation makes everyone better off, the new allocation is not necessarily efficient, right? This is also a correct statement because what is it saying कि आपकी जो ट्रेड है वो एक इनएफिशिएंट एलोकेशन से हुई है। ठीक है, इनएफिशिएंट एलोकेशन हुई है उस ट्रेड में, बट समहाउ इट हैपेंस कि आपकी उस ट्रेड इनएफिशिएंट होने के बाद भी एलोकेशन के आपके जो पीपल हैं, whoever is involved in that particular transaction, they are all better off. ठीक है, सबका वेलफेयर सम और द अदर वे इंक्रीज हुआ है, दे आर बेटर ऑफ, राइट। But in that case, you cannot necessarily say that the new allocation is efficient, even if people or the players involved in that particular transaction have been better off. You cannot term that particular transaction or that particular allocation to be efficient. ठीक है, जब हम efficiency की बात करते हैं, when we are talking about efficiency in general, in that case we have to take the entire economy into consideration. ठीक है, so अगर हम इंटायर इकोनॉमी को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो इवन इफ अगर few people who were basically engaged in that particular trade might have been better off, we cannot assume that the entire allocation was efficient for the economy at large. ठीक है, there might be some or the other way of improvement. कुछ ना कोई inadequacy रह गई है जिसकी वजह से लार्जर इकोनॉमी बेनिफिट नहीं कर पा रही है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो लोग इन्वॉल्व थे मे बी वो बेटर ऑफ हो गए, बट द एलोकेशन दैट टुक प्लेस वो लार्जर इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इट्स नॉट एन एफिशिएंट एलोकेशन. So even if some people were left better off by that, we cannot necessarily assume that that particular allocation is efficient. Okay, so this particular statement is also correct. ठीक है, reason भी आपका correct है. But अब आपको ये बताना है, is the reason the right explanation of the assertion statement? ये आपको अब बताना है. When you have to do that, then in that case, how will you understand? अब आपकी जो assertion statement है, it is talking about a competitive marketplace. ठीक है,
वो कंपेटिटिव मार्केट के बारे में बात कर रही है। और जो आपका रीजन स्टेटमेंट है ये बहुत काफी ब्रॉड स्टेटमेंट है, यू नो, इट्स अ ब्रॉडर स्टेटमेंट। आपको एक जनरली एक एफिशिएंट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ट्रेड की एफिशिएंट एलोकेशन कब होगी उसके बारे में बता रहे हैं, राइट? उसमें बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया है, एंड दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कंपेटिटिव मार्केट, राइट? दे आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एट लार्ज, ठीक है? एफिशिएंट एलोकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट स्पेसिफिकली एक्सप्लेनिंग द assertion statement. So in that case, this is not the right reasoning for the assertion statement. While both of them are correct, assertion is also correct and the reason is also correct independently, but reason is not the correct explanation for the assertion statement. Okay? तो आपका फिर right क्या हुआ answer? Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A, which makes your option 2 the right answer. Okay? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, यू हैव टू टेल विच वंस आर करेक्ट। ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्लोबलाइजेशन कैरीज बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज कॉस्ट्स एंड रिस्क्स। दिस इज ट्रू, ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग दैट यू नो राइट। अब दिस इज समथिंग, एलपीजी वाला आपको पता होगा। एलपीजी, हल्का सा बैकग्राउंड दे रही हूँ मैं आपको। एलपीजी आए थे 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? उससे क्या हुआ, जो इंटरनेशनल ट्रेड थी, द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, ह्यूमंस, ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल, एवरीथिंग, इट स्टार्टेड, राइट? दिस इज हाउ इट टुक प्लेस, इट टुक बर्थ, राइट? तो एलपीजी में दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दैट ओपन्ड अ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, राइट? अब जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, आपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी के बारे में पढ़ा है, यू हैव रेड अबाउट सो मेनी थिंग्स, हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज, राइट? तो बेनिफिट्स आर डेफिनेटली देयर। वी आर importing so many technologies and new innovations and everything, so we have had opportunities, right? But at the same time there are certain costs and certain risks that we have had to bear, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं वर्ल्ड में, कोई क्राइसिस हो रहा है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अस, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसके इम्पैक्ट हम पर भी आएंगे, even if it's happening in a very far off corner of the world, but because we are connected so compactly, we are connected, मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, we are all so intricately connected to each other, उसकी वजह से no matter where some conflict or some particular happening is happening, हमें उसका फर्क, उससे इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब बी इट द रशिया यूक्रेन क्राइसिस और द वेस्ट एशियन क्राइसिस और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आप देख रहे हो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर राइजिंग, राइट? प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर इंक्रीजिंग, right? Prices of petrol have risen, then inflation is happening because of that, because the prices of other commodities are directly or indirectly linked to the prices of petrol. जो भी आपके fruits, vegetables, whatever जो भी चीजें होती हैं, they are all linked, so ultimately inflation भी increase हो रही है। So कहने का मतलब globalization से while we have had benefits, we have also had certain costs to pay, because कोई भी crisis, कोई भी conflict, कुछ भी होगा, that will also affect us. We will also have to bear the repercussions of that. So in that sense, your A statement is the correct statement. ठीक है, A आपका correct है. Now talking about B, globalization leads to free flow of capital, technology, goods and services across countries. Very, that's actually the definition of globalization, right? So B भी आपका correct है, you understand that. See, the larger the market, the greater the gains from trade and division of labor. अब this is also correct कि आपकी मार्केट जितनी लार्ज होगी, राइट, जितने ज़्यादा प्लेयर्स होंगे, जितनी मार्केट लार्ज होगी, आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, ऑब्वियसली उससे प्लेयर्स होंगे ज़्यादा, तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी कंपैरेटिव एडवांटेजेस अलग हैं, सो सबके लिए अलग अलग चीज़ों में उनका बेनिफिट है, you know. And also division of labor is happening because there are so many players now, they are specializing, right? अब सब अपने अपने एरियाज में, जिनका जो नीश एरिया है, सब अपने अपने एरियाज में स्पेशलाइज कर रहे हैं, because of which there are, there is division of labor happening,
राइट? तो इससे आपका ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन टू अस, राइट? अब डी की बात करेंगे. Globalization in terms of flow of capital, goods and technology is evenly spread across world nations. अब evenly is the word that you have to pay attention to. अब जब आप flow of capital, goods, technology इन सब की बात कर रहे हो, while that is happening, for sure it's happening, but it's not happening evenly. It's not evenly spread out across the world, across all the nations in the world. How? अब आप देखो ये basic distinction जो होती है, you say the developed countries, you say developing and the underdeveloped countries, you know, तो ये distinction क्यों create हो रही है? Because the developed world, it basically has some more resources, wherein जो developing countries हैं या underdeveloped countries हैं, उनके पास वहाँ पे constraints हैं, you know, they don't have that kind of resources with them and they're not able to develop at that particular pace, right? अब जैसे suppose let's say हम technology की बात करते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो डिवेलप्ड वर्ल्ड के पास ही प्राइमरीली है, राइट? अब जैसे इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? आपको पता होगा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. सो while we are focusing on indigenous production, हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं. सो वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस इन केस ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बस बता रही हूँ. सो जब डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस हियर एंड वी हैव एक्चुअली मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. हम अपना बहुत, अब बेसिकली जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स है, काफी हद तक वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस इन आवर ओन कंट्री, एंड वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग आवर डिफेंस प्रोडक्ट्स. इनकी डिमांड भी है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस, हैज बीन इम्पोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस. बट the defense production that is actually needed to meet our demand, उस लेवल की, उस टेक्नोलॉजी तक अभी भी हम नहीं पहुंच पाए हैं. तो अगर आप सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यू मस्ट नो. सिप्री की रिपोर्ट ने ये बोला है दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट importer of defense products in the world. सेकेंड लार्जेस्ट importer, राइट? सो इससे आपको समझ आ रहा है what kind of import, the massive scale of import that we are doing from the rest of the world. Second largest is big, very huge. Our ranking in that sense is really high, right? तो इससे हमें समझ आ रहा है that we still do not have the technology which is required to meet these particular needs, and these are very very important. बहुत security reasons, strategic reasons के लिए ये बहुत important है, right? So we still lack the kind of technology that is needed for it, and so we are basically dependent on the developed world, right? So in that sense, this is basically something that I've explained to you in order for you to give you a bigger picture about this particular scenario. So इससे आपको क्या समझ आया? That this particular distribution of capital, goods, technology is not even across the world. ठीक है, disproportionate है जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन है. सो इन दैट केस योर ऑप्शन डी टर्न्स आउट टू बी इनकरेक्ट. सो आपको करेक्ट क्या हुआ? ए, बी एंड सी. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ेंगे. व्हेन सम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय अ नेशन मेंबर ऑफ द यूनियन इज रिप्लेस्ड बाय लोअर कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम अनदर मेंबर नेशन, देन द यूनियन इज नोन एज. अब इसके लिए ये इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, दिस इज समथिंग दैट यू बेसिकली स्टडी इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में होता है. अब जब ट्रेड होती है, वो डिफरेंट टाइप्स के अग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. सो यू हैव FTAs, राइट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, यू हैव PTAs, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स. ठीक है, अब कस्टम यूनियंस भी होते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कस्टम यूनियन की बात की जा रही है. ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है कि देयर आर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु बिकम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनियन. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, मेंबर कंट्रीज के लिए दे हैव अ जीरो टैरिफ पॉलिसी. जो मेंबर कंट्रीज होंगी, व्हेन दे आर ट्रेडिंग विद ईच अदर, दे विल नॉट चार्ज एनी टैरिफ. तो जीरो टैरिफ हो गया. लेकिन when it comes to non-member countries, जब these member nations are trading with the non-member countries, they are going to charge a uniform external trade tariff. ठीक है,
जो भी आपका टैरिफ होगा बाकी की कंट्रीज के साथ, नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ, वो सबके लिए कॉमन होगा, एक यूनिफॉर्म टैरिफ हो, एक्सटर्नल टैरिफ सबके लिए चार्ज करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन कस्टम यूनियन। अपने अपने में जीरो टैरिफ, बट इफ यू आर ट्रेडिंग विद एनी एक्सटर्नल मेंबर, नॉन मेंबर नेशन, then there is a uniform tariff that is going to be charged. So this is what a custom union basically is. But now it is further divided. एक होता है ट्रेड क्रिएटिंग, ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक हो गया आपका ट्रेड क्रिएटिंग और दूसरा होता है ट्रेड डाइवर्टिंग। अब आपको इनके नाम से ही बेसिक आइडिया मिल रहा होगा, एक ट्रेड को क्रिएट कर रहा है और एक ट्रेड को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेड क्रिएटिंग में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन, इसमें बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि एक कोई भी मेंबर कंट्री है, ठीक है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कोई भी एक गुड है उसको वो प्रोड्यूस कर रही है, बट इट इज प्रोड्यूसिंग एट अ हाई रेट, उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज लेट्स से नहीं है उस पर्टिकुलर गुड में, so that particular good is being produced at a high rate in that particular country. So when a particular custom union is trade creating, वो क्या करेगा, this particular member country जहाँ पे वो high rate पे good produce हो रहा है, it is going to replace that particular production of that particular good with another member country's good which is producing that same good at a lower price, ठीक है। तो हाई कॉस्ट जो प्रोडक्ट है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेंबर नेशंस प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूसिंग द सेम गुड एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ इससे क्या हो रहा है, एक ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन बन रहा है, ओके, और इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, यू अंडरस्टैंड दैट, यहाँ से यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड जो आपकी हो रही है, इट बिकम्स मोर एफिशिएंट बिकॉज जो हाई कॉस्ट थी इट इज कन्वर्टेड और इट्स बेसिकली रिप्लेस्ड विद अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और उससे ट्रेड भी हो रही है, ठीक है। जो डिमांड फॉर द अदर मेंबर नेशंस प्रोडक्ट विच इज एबल टू प्रोड्यूस इट एट अ लोअर कॉस्ट, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो दिस इज अ ट्रेड क्रिएटिंग वन, राइट। अब हम जब ट्रेड डाइवर्टिंग की बात करते हैं, तो ट्रेड डाइवर्टिंग में क्या होता है, what happens in this case is कि जो आपका let's say कोई non member country है, okay, a non member country is producing a particular good at a lower cost, right। जो ये non member country है, it's not a part of this custom union, this member country is producing this particular good at a lower cost, but after this particular custom union is formed, they have this thing that उनको अपने member nations में ही trade को promote करना है, right, उनको अपने custom union में ही promote करना है। So what they do is कि वो जो पहले import कर रहे थे इस non member country से उस particular good को low cost पे, they replace it with the high cost good from a member country। समझ आया आपको, जो लो कॉस्ट गुड आप नॉन मेंबर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे उसको आपने रिप्लेस कर दिया विद अ गुड विच वाज हाई कॉस्ट बट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द कस्टम यूनियन, ठीक है। तो इस केस में जो आपका ट्रेड है कस्टम यूनियन जो ये बना है, दैट बिकम्स ट्रेड डाइवर्टिंग, राइट, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका वेलफेयर जो है, जो आपका वेलफेयर है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लो कॉस्ट से आप एक हाई कॉस्ट पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इससे ट्रेड भी आपकी खत्म हो गई, वो जो एक एफिशिएंट ट्रेड थी, और आपका वेलफेयर भी डिक्लाइन हो गया। सो दिस इज व्हाट ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन इज, ठीक है। अब विद दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। When some domestic production by a nation member of the union is replaced by lower cost imports from another member nation, then the union is known as ट्रेड क्रिएटिंग यूनियन। दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, राइट। लो कॉस्ट से हमने रिप्लेस कर दिया हाई कॉस्ट को, ठीक है। तो इससे आपकी जो ट्रेड है वो एफिशिएंट हो गई, आपका वेलफेयर इंक्रीज हो गया। सो इट्स ट्रेड क्रिएटिंग। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, so the next question, it basically talks about the union budget for the year 2025-2026. अब again ये statements आप तभी आंसर कर पाओगे when you have read the budget, and that's something that I've been telling you from since all the lectures that we have had till now। 2026 का ये बजट पे बेस्ड है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको एटलीस्ट उसकी जो हाईलाइट्स हैं, मेन जो उसमें डिसीजंस लिए गए हैं, वो जो भी आगे के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए होंगे, वो सब आपको रीड करने चाहिए। दैट्स समथिंग दैट यू मस्ट हैव इन योर हेड, राइट। तो अब दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन ओनली बी सॉल्व देन।
अब आप फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे, ए एंड बी. The first one says the FDI limit for insurance sector will be raised from 74 to 100%, and the second one says FDI limit for the insurance sector will be raised from 51 to 74%. अब अगर आपको, if you have been a little observant or you have been actively reading the newspaper at least, अगर आपने इतना काम किया था तो you would already know, even if you haven't read or if you are not able to recall in the exam situation के बजट में क्या दिया गया था, क्या स्टैटिस्टिक था, बट अगर आपको जनरली अपनी बैकग्राउंड नॉलेज से भी पता है तो ये आपको पता होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट थी वो ऑलरेडी 74% पे थी. दिस वॉज ऑलरेडी नोन. मतलब इवन बिफोर द यूनियन बजट ऑफ 2025-2026 आपको पता था कि 74% तक एफडीआई इज अलाउड इन द इंश्योरेंस सेक्टर. सो अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग सपोज है, if you are able to remember this particular knowledge or this particular information in the exam, तो इससे तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि इसमें ये वाला स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 74 पे तो ऑलरेडी था. तो यूनियन बजट 2025-26 में थोड़ा ना ऐसे हो सकता है कि 51 to 74 अभी हो रहा है. इट वॉज ऑलरेडी देयर, राइट? और इन एनी केस ये दोनों स्टेटमेंट साथ में तो जा नहीं सकती. वन ऑफ देम हैज टू बी रॉन्ग, है ना? तो इस हिसाब से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी तो आप इस वाले आंसर पे ऐसे ही आ सकते थे कि ए स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट बी. ठीक है, तो ये आपका गया बी, बिकॉज आपने एलिमिनेट कर दिया. तो ए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गया एंड थर्ड भी गया. ठीक है, ए आपको पता है करेक्ट है. एंड उसके बाद दूसरा आपको ये भी पता है कि सी एंड डी, बिकॉज इट्स देयर इन बोथ दी ऑप्शंस, यू डोंट रियली हैव टू थिंक मच अबाउट इट, क्योंकि सी एंड डी दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट है. सो दैट मीन्स इन एनी केस इट्स अ करेक्ट आंसर. बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो आपको सिर्फ ये इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में एक आइडिया चाहिए था. यू हैड टू हैड a little clarity about these things. If you knew this, then this was a very easy question to answer. Second option would have been the right one. A, C and D are the correct answers. Okay? Correct statements. Okay? So with that, we come to the end of this particular lecture. I hope you learned something today. And if you have anything to share with us, any queries you have or anything else that you would like us to cover in the upcoming videos, please do put that in the comment section. We absolutely love to hear from you. And with that, we'll call it a wrap. Stay curious and keep learning. All the very best.